नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस पार्ट में हमने सोवियत संघ की विशेषता को समझा था, सोवियत संघ के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। इस पार्ट में हम सोवियत संघ की कमियां को देखेंगे, ड्रॉबैक्स को देखेंगे, इसके लिमिटेशन को देखेंगे। तो सबसे पहला देख लो, सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। हमने पहले भी चर्चा किया था कि भारत ने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है, यानी कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहां पर कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकते हैं और भारत में ढेरों पार्टियां हैं, सैकड़ों पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा हो रही है। लेकिन सोवियत संघ ने एक दलीय व्यवस्था को अपनाया था, वन पार्टी सिस्टम को अपनाया था, और वहां पर केवल एक ही पार्टी हो सकती थी और उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। अब भारत में अगर जो सत्ता में, जैसे मान लेते हैं अभी बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी सरकार में है, बीजेपी अगर कोई गलत काम करती है, कोई गलत कदम उठाती है जो जनता के हित में नहीं है, तो सैकड़ों पार्टियां है उसको उजागर करने वाला कि बीजेपी यहां पर गलत काम कर रही है, ये लोगों के हित में नहीं है, ये हमें बताएगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, कम्युनिस्ट पार्टी कोई गलत काम करेगा तो फिर कौन आएगा बताने के लिए? कोई नहीं है। कमियां हुई या नहीं हुई, आए समझ में? तो कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व इसमें देख लेते हैं, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। सबसे पहला है, सोवियत संघ में केवल कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार ही बना सकती थी, यानी कि ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी कुड फॉर्म द गवर्नमेंट इन द यूएसएसआर। कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, यानी कि द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। भारत में क्या है कि भारत में अगर सरकार रोड बनाती है ना आपके घर के सामने, तो आपको पूछने का अधिकार है कि ये जो लेबर आया रोड बनाने वाला कहां से आया है, वो ये ठेका किसने लिया था, कौन है ये, इसमें कितना पैसा खर्चा हुआ है, ये मटेरियल कहां से आया रोड बनाने के लिए, ये आप पूछ सकते हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता है और जवाब देते भी है। लेकिन सोवियत संघ में ऐसा नहीं हो सकता था। सोवियत संघ में अगर कोई पूछ भी लेना कि ये रोड में कितना रुपया खर्चा हुआ बनने में, तो परिणाम एक ही होता था, रिजल्ट एक ही निकलता था कि जो लोग ये सवाल पूछता था ना सरकार से, उसको या तो फांसी पर चढ़ा देते थे, या हत्या करवा देते थे, या फिर जेल में डलवा देते थे। तो ये इसकी कमियां थी। कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, जनता को जवाब नहीं देता था, जनता उनसे सवाल नहीं कर सकता था, ये इनकी कमियां थी, पहला। दूसरा है लोगों पर नौकरशाहों का शिकंजा, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स स्क्रीव ऑन पीपल। इसका क्या मतलब है? पहले तो नौकरशाह का मतलब समझिए कि ऐसा नौकर, यानी कि वो सरकारी कर्मचारी जो सीधा सरकार के कंट्रोल में है, सीधा डायरेक्ट, उसे हम नौकरशाह कहते हैं। यानी कि वो जनता का नौकर तो है सरकारी कर्मचारी, लेकिन साथ ही साथ कंट्रोल में किसके है? शाह के, किंग के। ये बात आई समझ में? प्राइम मिनिस्टर के या गवर्नमेंट के या प्रेसिडेंट के, उनके कंट्रोल में होती है। वैसा नौकर जो उनके कंट्रोल में, सरकार के कंट्रोल में, उसे नौकरशाह कहा जाता है। चूंकि जो सोवियत संघ होता है, एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत ही ज्यादा उनके पास क्षेत्रफल होता है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति को, किसी एक प्रेसिडेंट को पूरे सोवियत संघ पर कंट्रोल करना या शासन करना, रूल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। इसीलिए सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ ने एक तो राष्ट्रपति अपना हेड बनाया, पूरा हेड रहेगा ये, और उसके बाद आसपास छोटे छोटे जो भी थे वो सबके सब नौकरशाह बिठा दे अपने, कि तुम यहां कंट्रोल करेंगे, तुम यहां। और इन सबका जो हेड था वो कौन होता था? प्रेसिडेंट। कौन होता था? प्रेसिडेंट। लेकिन तो इससे वास्तव में क्या हो रहा है कि सोवियत संघ पर किनका कंट्रोल होते जा रहा है? ब्यूरोक्रेट्स का। किसका हो रहा है? नौकरशाह का।
किसका हो रहा है? नौकरशाह का। ये बात आई समझ में? ये बात आई समझ में? अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो लोगों पर नौकरशाहों का शिकंजा जब ज्यादा कंट्रोल होने लगती है नौकरशाहों का सोवियत संघ पर, तो वे लोग इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। कौन? नौकरशाह। लोगों पर जुल्म करने लगते हैं, लोगों का शोषण करने लगते हैं, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं। ये बात आई समझ में? लोगों को प्रताड़ित करने लगते हैं, ये लोग मनमानी करने लगते हैं, ये लोग भ्रष्टाचार करने लगते हैं, वो भी खुले तौर पर, ओपन होकर। तो सोवियत प्रणाली पर नौकरशाहों का शिकंजा कसता चला गया, वह लोगों को प्रताड़ित व शोषण करने लगा। तो ये पॉइंट था आपका। अगला पॉइंट है रूस का वर्चस्व, यानी कि रशियन डोमिनेशन। सोवियत संघ में हमने चर्चा किया था, हमने समझा था कि 15 गणराज्य थे, 15 रिपब्लिक थे। कितने गणराज्य थे? 15। कितने रिपब्लिक थे? 15 थे, 15 थे। कौन कौन सा? रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया। इन 15 देश में जो सबसे ज्यादा ताकतवर था वो कौन था? रूस था। कौन था? रूस था, रसिया था। सबसे ज्यादा एरिया में फैला गणराज्य कौन था? रूस था। कौन था? रूस था। इसलिए जो सोवियत संघ में जितने भी बातें होती थी या जितने भी मांगे होती थी या जो भी काम होता था वो कौन करता था? रूस करता था। कौन करता था? रूस करता था, रसिया करता था। रसिया के नेता करते थे, रसिया के जनता करते थे। ये बात आ गई समझ में? इसलिए बाकी जो 14 रिपब्लिक्स थे, 14 रिपब्लिक्स, 14 गणराज्य थे, वो सब के सब नाराज हो जाता है कि केवल आप रूस का ही बात मान रहे हो, हम लोग कहां जाए। देखो पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। सोवियत संघ के अधिकांश फैसले रूस द्वारा ही लिया जाता था, यानी कि मोस्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द यूएसएसआर वर टेकन बाय रसिया। इससे अन्य देशों की जनता दबा कुचला महसूस करता था। ड्यू टू दिस द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन ऑप्रेस्ड। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इसलिए वो लोग उस जो गणराज्य के देश होते हैं, गणराज्य होते हैं या जनता होता है, वो दबा कुचला महसूस करने लगता है, नाराज हो जाता है उनसे। तो ये एक कमियां हो जाती हैं इनकी कि केवल आप रूस का ही बात मान रहे हैं। उसके बाद सोवियत संघ में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते थे। नो इंडिविजुअल कुड फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी इन द यूएसएसआर। ये भी हमने समझ लिया था, पहला ही पॉइंट, कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने एक दलीय व्यवस्था अपनाया था, वन पार्टी सिस्टम अपनाया था। उसके बाद सोवियत संघ में कोई भी व्यक्ति सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे। नो वन कुड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन द यूएसएसआर, है ना। अगर कोई आलोचना करते थे, कोई बुराई करते थे, तो क्या होता था? फांसी होता था, या फिर हत्या होती थी, या फिर गायब करवा देते थे, या जेल होता था, कारावास होता था उनका। सरकार की बुराई आप कर ही नहीं सकते। तो लेकिन भारत में क्या है? भारत में अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो आप उनकी बुराई कर सकते हो, चाहे पार्टी कोई भी हो या प्रधानमंत्री कोई भी हो। लेकिन रूस में, सोवियत संघ में ऐसा नहीं था। सोवियत संघ में अगर सरकार की कोई भी आलोचना करते थे, कोई भी बुराई करते थे, कोई भी क्रिटिसाइज करते थे उनके गलत कदम को, तो फांसी पर लटका देते थे, या फिर जेल में डाल देते थे, या फिर उनकी हत्या करवा देते थे, या उनको गायब ही करवा देते थे। ये क्लियर हुआ? और ये सबसे ज्यादा करने में आगे था सोवियत संघ के दूसरे राष्ट्रपति, सेकंड प्रेसिडेंट स्टालिन। अब यहां पर ये चीजें याद रखना। सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति का नाम फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा किया था, लेनिन। कौन थे? लेनिन। सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति का नाम लेनिन। सोवियत संघ के दूसरे राष्ट्रपति का नाम लेनिन का चेला स्टालिन। कौन? स्टालिन। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद सोवियत संघ द्वारा हथियारों पर ज्यादा खर्च करने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था ढहती चली गई। Their economy continued to collapse as the Soviet government spent more on weapons. उस समय सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा था जीतने की। इसलिए दोनों ने
बहुत ही ज्यादा हथियार बनाए, हथियार पर बहुत ही ज्यादा खर्चा किया। इससे इसका ध्यान हथियार पे चला गया, जनता की तरफ से हट गया, गरीबी, महामारी, भुखमरी, बेरोजगारी इन सब से हट गया। इसलिए धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती जाती है, लोग गरीब होते जाते हैं, बेरोजगार होते जाते हैं। और क्योंकि ये लोग केवल वेपन्स पे यानी कि हथियारों पर ज्यादा खर्चा करते हैं, इसके कारण। और यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि सोवियत संघ ने 1979 में 1979 में अफगानिस्तान में, कहां पर? अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दिया। अपनी सेना कहां भेज दिया? अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने के बाद क्या हुआ? इतनी बड़ी सेना, बहुत बड़ी सेना वहां पे रखा था, ज्यादा पैसा भेजना पड़ता था उनको, बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा होता था, वेस्ट होता था वहां पर। इसलिए भी सोवियत जो होता है, सोवियत व्यवस्था वो कमजोर पड़ने लगती है, सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर पैसा आप तो दूसरे देशों में भेज रहे हो, सेना पे खर्चा कर रहे हो। ये बात समझ में आई? उसके बाद वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, सोवियत संघ में नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारियों से दूर रखा जाता था। इन द सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, सिटीजन वर केप्ट अवे फ्रॉम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यानी कि क्या कहा जाता था? अच्छा, वहां पर मीडिया पर यानी कि टीवी चैनल्स पे, वहां पर रेडियो पर, वहां अखबार पे किसका कंट्रोल था? कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल था। किसका कंट्रोल था? कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल। और वो एडवर्टीजमेंट करवाते थे केवल कि दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से कौन रह रहा है? सोवियत संघ के लोग। ऐसा सोवियत संघ के चैनल पे आता था, सरकार एडवर्टीजमेंट करवाती थी, सरकार का कंट्रोल होता था टीवी चैनल्स पे। तो लोग चैनल्स वगैरह यही कहते थे कि दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से हम ही लोग रह रहे हैं, बाकी सभी जगह भूखमरी है, बीमारी है, बेरोजगारी है, महामारी फैला हुआ है, हम बहुत अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में कुछ और था। वास्तव में दुनिया के लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, सोवियत संघ पीछे होते जा रहे थे। ये जानकारियां सोवियत संघ की सरकार ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने जनता तक पहुंचने नहीं दिया। तो ये इसकी एक कमियां थी। तो सोवियत संघ की कमियां को हमने समझा, एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश किया। अब हम चलते हैं इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है कि सोवियत संघ में किस पार्टी ने शासन किया? विच पार्टी रूल्ड इन द यूएसएसआर? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर बी नाजी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट पार्ट से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की ही शासन होती थी। यह इकलौता पार्टी था जिनकी सरकार बनती थी, जिनके राष्ट्रपति बनती थी, जो शासन करते थे लोगों पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। उसके बाद है सोवियत सरकार की डैश नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? इंग्लिश में थोड़ा सा गलती हो गया है, यहां पर मुझे डैश देना चाहिए था, तो डैश समझो यहां पर कि द पीपल कुड नॉट डैश द सोवियत गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए समर्थन यानी कि सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों यानी कि बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे, बुराई नहीं कर सकते थे। बुराई करते तो क्या होता? या तो फांसी पर लटका देते थे, हत्या करवा देते थे, जेल में डलवा देते थे, या फिर गायब करवा देते थे। यह बात याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? अभी हमने चर्चा किया था। When did the USSR intervene in अफगानिस्तान? ऑप्शन नंबर ए 1990 ईस्वी, 1990 AD, ऑप्शन नंबर बी 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी यानी कि 2000 AD, ऑप्शन नंबर सी 1979 AD यानी कि 1979 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1989 AD यानी कि 1989 ईस्वी। तो अभी हमने चर्चा किया कि सोवियत सरकार ने 1979 में यानी कि 1979 में अफगानिस्तान में, कहाँ? अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज देते हैं, यानी कि वहां पर हस्तक्षेप करते हैं।
इंटरफेयर करते हैं, वहां पर सोवियत संघ पर अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो ये कब की बात है? 1979 की बात है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन। बाकी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ही। तो हमने सोवियत संघ के कमियों को समझा और उनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।